मैं अश्विनी कुमार झा 8वीं कक्षा के संस्कृत विषय के साथ उपस्थित हूँ। पिछली कक्षा में आपने संधि के बारे में जाना था और उसके प्रथम भेद स्वर संधि के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज मैं आपको स्वर संधि के दूसरे भेद व्यंजन संधि के बारे में बताता हूँ। व्यंजन संधि का पहले आप परिभाषा सुन लें। स्वर या व्यंजन वर्णों के कारण व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन होता है तब व्यंजन संधि होती है। स्वर संधि में आपने देखा था कि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण ही मिलता था, तब उसमें जो विकार उत्पन्न होता था तो स्वर संधि कहलाती थी। लेकिन व्यंजन वर्ण में स्वर या व्यंजन दोनों से ही व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसके कुछ नियम हैं। इनमें कुछ प्रमुख नियमों को मैं बताऊंगा जो आपकी कक्षा के लिए उपयुक्त होगा। तो इसमें पहला नियम है झलान जशोन्ते। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के उपरांत कोई भी किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण रहे या यो व रो लो रहे या कोई स्वर वर्ण रहे तो उस प्रथम वर्ण का परिवर्तन उसी वर्ग के तृतीय वर्ण में हो जाता है। तो यह है झलान जशोन्ते। इसका मतलब वर्ग तो आपने वर्ण चैप्टर में आपने जाना होगा कि वर्ग जो है व्यंजन वर्ण में 5 वर्ग होते हैं। उसके प्रथम वर्ण है क च त ट प, कवर्ग चवर्ग तवर्ग इत्यादि। तो वही वर्ग है। 5-5 वर्णों का वर्ग होता है और 5 वर्ग होते हैं, 25 वर्ण होते हैं। तो प्रथम वर्ण यदि रहे किसी भी शब्द के अंत में, जैसे क च त ट प, इसमें से कोई भी वर्ण आए और उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण रहे, यो व रो लो रहे या स्वर वर्ण है, तो जिस वर्ग का प्रथम वर्ण होगा उसका परिवर्तन उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में हो जाएगा। जैसे उदाहरण आप देख लें, दिक् प्लस गजः। तो दिक् का अंतिम वर्ण है क, जो कवर्ग का प्रथम वर्ण है। उसके बाद गौ आया, गजः में पहला वर्ण है गौ। तो दिक् प्लस, तो गौ जो है वो तीसरा वर्ण है। क ख गौ कवर्ग का तीसरा वर्ण है, तो क का परिवर्तन उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में हो जाएगा। तो क हलंत हो जाएगा गौ हलंत में परिवर्तन। तो दिक् प्लस गजः दिग्गजः। दिक् प्लस अंबरः। तो यहाँ पर दूसरा उदाहरण हो गया स्वर वर्ण का। पहला वर्ण है कवर्ग का क दिक् में, और अंबर में पहला वर्ण है ओ जो कि स्वर वर्ण है। तो इसके कारण भी परिवर्तन होगा। क का परिवर्तन कवर्ग के ही तीसरे वर्ण यानी गौ में, तो ये हो जाएगा दिगंबरः। तो गौ यहाँ पूरा हो गया क्योंकि ओ इसमें क हलंत का परिवर्तन हुआ गौ हलंत में, और गौ हलंत प्लस ओ हो गया तो गौ पूरा हो गया। और आधा म ब र और विसर्ग तो पहले से है तो उसका परिवर्तन नहीं होगा, तो दिगंबरः। अब है तत् प्लस रूपम। यहाँ तवर्ग का प्रथम वर्ण है, तवर्ग का प्रथम वर्ण है और तवर्ग का प्रथम वर्ण तो है, और यो व रोलो में से एक आया है रूपम, तो रो है। तो तत् प्लस रूपम, तो तद्रूपम। तो यहाँ पर तो का परिवर्तन दो में हो गया क्योंकि तवर्ग का तीसरा वर्ण है तो थो दो, और उसमें रो लगा तो रो नीचे लग जाता है दो में, तो तद्रूपम। अब दूसरा उदाहरण है, दूसरा नियम है यरो नुनासिके नुनासिको वा। अब इसका मतलब है यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई पंचम वर्ण आए, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई पंचम वर्ण आए तो प्रथम
प्रथम वर्ण का तृतीय या पंचम वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। प्रथम वर्ण हो गया, वर्ग का प्रथम वर्ण क च त ट प प, क च त ट प, ये 5 वर्ग में प्रथम वर्ण है। तो प्रथम वर्ण के बाद यदि कोई पंचम वर्ण आए, जैसे क ख ग घ अंग आए तो अंग हो गया पांचवा, म आए, पवर का पांचवा वर्ण म है, चवर का पांचवा वर्ण यौ है, तो इसी तरह कोई भी पांचवा वर्ण आ जाए तो उसका तृतीय या पंचम वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे इसका उदाहरण है वाक प्लस मयः। तो कवर का पहला वर्ण है क, उसके बाद पवर का पांचवा वर्ण आ गया म, तो कवर का जो पांचवा वर्ण है उसमें इसका परिवर्तन होगा तो वांगमयः अंग हो जाएगा। उसके बाद उत प्लस नति है, तो ये उत में अंतिम वर्ण है तो, और ये तवर का पहला वर्ण है, और नौ तवर का ही पांचवा वर्ण है, तो उत का परिवर्तन भी पंचम वर्ण में होगा, तो यहाँ नौ तो हलंत का नौ हलंत हो जाएगा तो उन्नति है। उसी तरह षट प्लस मुखः, तो ये ट है टवर का पहला वर्ण, और पवर का पांचवा वर्ण मुखः म आ गया, तो ट के बाद पंचम वर्ण आ गया, तो ट का परिवर्तन टवर के ही पंचम वर्ण में होगा। तो टवर का पंचम वर्ण है ठ ठो ट ढ ण, तो ट हलंत का हो जाएगा ण हलंत, तो ये हो जाएगा क्षणमुखः। और उसके बाद जगत प्लस नाथः, तो यहाँ तो का परिवर्तन पंचम वर्ण में हो जाएगा तो नौ में हो जाएगा, तो जगन्नाथः। उसके बाद आपको तृतीय वर्ण में परिवर्तन, यहाँ एक बात आप जान लें कि पंचम वर्ण का प्रयोग अधिक होता है और तृतीय वर्ण का प्रयोग कम होता है। इसमें तृतीय वर्ण का ये उदाहरण है उत प्लस दामः। यहाँ उत में तो है तो हलंत तवर का पहला वर्ण, और दामः में दो है तवर का तो थो दो यानी तीसरा वर्ण, तो यहाँ तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो गया, तो का परिवर्तन दो में हो जाएगा तो उद्दामः। उसके बाद एक और आपको बता दूं नियम मोनुस्वारः, यदि मौ के बाद अंतस्थ या ऊष्म वर्ण आए तो मौ के स्थान में अनुस्वार हो जाता है। अब अंतस्थ और ऊष्म वर्ण के बारे में वर्ण के अध्याय में आपने जाना होगा, यहाँ फिर से मैं बता देता हूँ। अंतस्थ वर्ण है योरो लौवो, और ऊष्म वर्ण है तालब शौ, मूर्धन्य शौ, दंत सौ और हो, जिसमें ऊष्मा निकलती है। अब इसका उदाहरण है सम प्लस योगः, संयोगः। अब यहाँ पर ये अंतस्थ वर्ण आ गया, मौ हलंत के बाद अंतस्थ वर्ण आ गया तो यो, तो मौ का अनुस्वार हो गया, तो संयोगः। सम प्लस सारः, यहाँ ऊष्म वर्ण आ गया सारह में सौ, और मौ के बाद सौ आ गया तो मौ का ये अनुस्वार हो जाएगा तो संसारः। अब इसी तरह आपने जाना, ये 3 नियमों को आपने जाना। अब आपको मैं कुछ गृह कार्य देता हूँ जिसको आपको घर पे करने हैं। अब इसमें ये आप नोट कर लें, जैसे अधि प्लस ईश्वरः, इसको आपको बनाना है। महा प्लस अनुभावः, ये आपको बनाना है। परम प्लस ईश्वरः, अधम प्लस ऋणः, अति प्लस आचारः, सु प्लस आगतम, तथा प्लस एव, इसका क्या बनेगा संधि करके वो आपको बनाना है। अत्र प्लस एव, नई प्लस अकः, 10वां है पो प्लस अनः, वाक प्लस दानम, सत प्लस उक्तिः, जगत प्लस नाथः, स्वयं प्लस वरः, सम प्लस वादः। ये इतने गृह कार्य आपको मैंने दिया है, और इसके बाद मैं दूसरे नियमों को आपको मैं बताऊंगा व्यंजन संधि के अगले वीडियो में, और इसका उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा। तब तक आप लोग बनाएं। धन्यवाद।